हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे ड्रॉप किया था, वैसे मैंने आपको इसके लिए वो लेक्चर शेयर कर दिए थे एडवांस में, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग। बट एक बार के लिए ऑफिशियली बात करेंगे कि कहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, डिमांड कब कब करते हैं, किन ऑप्शंस पे हमें या किन सिचुएशंस पे हमें फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ती है, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फॉरेन करेंसी सप्लाई होती है, जब वो लोग इंडियन करेंसी बाय करते हैं तो वो लोग हमें क्या दे रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, फॉरेक्स दे रहे हैं। डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर ये दोनों कब जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इक्विलिब्रियम रेट एस्टेब्लिश होते हैं। वैसे चैप्टर यहाँ ओवर हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस काम करती हैं आगे। तो इन एप्लीकेशंस में जैसे हमने इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे होता है ना, माइक्रो में होता है कि डिमांड समझ आ गई, फिर आता है चेंज इन डिमांड, सप्लाई में चेंज इन सप्लाई, और चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के कारण किस पे इफेक्ट आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। माइक्रो में ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसे यहाँ पे है, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगा, और जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपकी इंडियन करेंसी का फेलियर है। वो क्या है, डेप्रिसिएशन। फिर इसको समझाने के लिए आगे दो डायग्राम्स बनते हैं। यहाँ से अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी भी हो तो वहाँ बहुत डिटेल में, वैसे ये तो बात डिटेल में हो गई थी। तो डिमांड कर्व का इंक्रीज होना, राइटवर्ड शिफ्ट होना। लेकिन मैंने चेन इफेक्ट नहीं समझाया था आपको लास्ट क्लास में, उसकी बात कर लेते हैं। चेन इफेक्ट वैसे आपके लिए एज ए सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन इफेक्ट जो हम +1 में भी करते थे बात माइक्रो में, कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, पहले डिमांड इंक्रीज होती है और उसके इंक्रीज होने के जो फैक्टर्स हैं, देखो मैं यूं करता हूँ, डिमांड के इंक्रीज होने के जो फैक्टर्स हैं वो अदर्स होंगे, अदर फैक्टर। और वो कौन से फैक्टर्स है आपने वो देख लिया ऊपर। आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, किसी और पर्पज के लिए एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, वो सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं इंडिया में। इंडिया से कितने लोग फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, पर्पज अलग अलग है, बट बाइंग सबकी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग हो रही है, इससे डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो एक बार के लिए आपका जो इक्विलिब्रियम रेट है, जो पहले ई पे बन रहा था, वो काफी ऊपर बनता है। ये नहीं बनता, मतलब काफी ऊपर बनता है। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ बनता है एक बार, वहां पर क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई में अभी कोई चेंज आता नहीं एकदम से जल्दी जल्दी, तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होने के कारण एक बार मार्केट में क्या क्रिएट हो जाती है, शॉर्टेज। शॉर्टेज एकदम से रेट को शूट अप कर देती है। तो जब रेट एकदम से बढ़ जाता है तो रेट एक बार यहाँ आ जाता है बेटा, यहाँ पर ये रेट आ जाता है एकदम से, और आरबीआई वहां पे बैठा है, वो ऐसा करने देगा नहीं। जब रेट एकदम से बढ़ेगा, जैसे मान लो 50 रुपये था, एकदम से क्या हो गया 80। ये ओवर द नाइट हो रहे हैं एकदम से, क्योंकि एकदम से सब लोग फॉरेन कंट्री भाग रहे हैं, तो सबकी डिमांड आ रही है फॉरेन कंट्री के लिए, किसी एक कंट्री की बात हो रही है। तो जब ऐसा होगा तो अब आरबीआई कम रेट पे सेल करेगा, वो बीच का रेट निकाल देगा 60 रुपए। तो यहां तो हो गया मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग जो आरबीआई कर रहे हैं। अभी उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे सिर्फ फ्री फ्लो की बात हो रही है कि आरबीआई एक लेवल पे आएगा। रियल लाइफ में तो आरबीआई वहां बैठा है, वो काम करेगा, बट अभी फिलहाल आरबीआई की बात नहीं हो रही। तो क्या होगा फिर, जब एकदम से $50 से 80 होगा तो क्या होगा बताओ। अब आपका प्लान चेंज हो जाएगा। अब डिमांड, जैसे मान लो आप तो निकल गए फॉरेन कंट्री, अब आपका ब्रदर भी प्लान कर रहा है, आपकी फैमिली भी आपको मिलने आना चाहती है, वो आएगी नहीं पाएगी, रेट ही बढ़ गया। जो लोगों का जो भी परचेजिंग चल रहा था, आईफोन महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, हम नहीं खरीदेंगे आईफोन, फिर आईफोन का सब्सिट्यूट ढूंढ लेंगे कोई और, सैमसंग ढूंढ लेंगे, कोई वन प्लस फ़ोन मिल जाएगा हमें इक्वल क्वालिटी का, कुछ तो मिलेगा। तो फिर हम बाइंग कम कर देंगे। मीन्स डिमांड जो पहले बढ़ी थी बहुत से रीज़न के कारण, वो रीज़न कम होने शुरू हो जाएंगे अब अपने आप ही, हमारे कंट्रोल में है ना, हम घूमने ना जाएं, पढ़ने ना जाएं बाहर, तो हम नहीं बाई करेंगे। तो डिमांड
कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना रेट सब लोग नहीं दे सकते ना, तो इसलिए अब डिमांड कम होगी। अब जो डिमांड कम होगी उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड को देख रहे हो, ये ई, तो पहले हम ई पे थे, हम यहां चले गए हैं, सॉरी सप्लाई का वे, तो डिमांड का की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होगा, इस प्राइस पर डिमांड थोड़ी सी कम होगी। अब वो यहाँ दिखेगा नहीं ना, क्योंकि तो फाइनल रिजल्ट है। और क्योंकि रेट थोड़ा नीचे आ गया, सॉरी रेट क्योंकि ऊपर चला गया है, तो वहां पे सप्लाई बढ़ेगी। इस 80 के ऊपर ये दो इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब जो दो इफेक्ट आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं? प्राइस के कारण आ रहे हैं। तो दो सेगमेंट होते हैं चेन इफेक्ट के। पहला सेगमेंट, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ी, 1। डिमांड के बढ़ने से मार्केट में शॉर्टेज हुई, 2। शॉर्टेज ने प्राइस शूट अप कर दी, 3। डॉलर 50 का 80 हो गया। अब क्योंकि वो इतना ज्यादा प्राइस है कि अब जो डिमांड के फैक्टर्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। पहले हम लोग रूटीन में घूमने जा रहे थे बाहर, अब नहीं जा पाएंगे, बाइंग नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कम हो जाएगा। तो डिमांड अब कम होगी। अब ये जो डिमांड कम हो रही है, ये अदर फैक्टर्स के कारण नहीं, किस कारण से? रेट के कारण। अब रेट का इफेक्ट आ रहा है। पहले अदर फैक्टर का इफेक्ट आया रेट पे, अब रेट किस पे आएगा? डिमांड पे। अब क्योंकि रेट ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ेगी, फॉरनर्स को तो लॉटरी लग जाएगी, बोलेंगे चलो इंडिया चलते हैं, वहीं पे शॉपिंग करेंगे, वहीं घूमने जाएंगे। अगर किसी को मान लो कोई इंडियन बाहर गया, उसको मैरिज प्लान करनी है, तो वो इंडिया में आके करेगा मैरिज, क्योंकि यहाँ सस्ती पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है? यही तभी तो होता है। आप फॉरेन कंट्री रहते हो लेकिन मैरिज करने इंडिया में ही आ रहे हो, अब 1 महीने के लिए आते हो, इंडिया से मैरिज करा के आप, खर्चा आपका बहुत कम हो गया, क्योंकि अब आपका डॉलर आपको कितने दे रहा है? 80। 50 भी दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो 80 दे रहे हैं। अब तो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अगर वही मोबाइल वही लैपटॉप इंडिया से खरीदना है तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 50 का 80 हो रहा है। तो सप्लाई बढ़ जाएगी एकदम से, डिमांड कम हो जाएगी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो किसी एक पॉइंट पे इक्वल ना दे, और वो नया पॉइंट 50 और 80 के बीच में बनेगा, मे बी 65 बन जाए। ये चेन इफेक्ट है जो बिल्कुल कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा इस चैप्टर में, बट वो एक इफेक्ट है कि कैसे इक्वल आ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सिर्फ डिमांड ही बढ़ी ना, सप्लाई तो बढ़ी नहीं, फिर इक्वल कैसे होगी? क्योंकि ई के ऊपर क्या होते हैं? ई पे डिमांड किसकी इक्वल है? सप्लाई के। ई पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, बट E1 के ऊपर भी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, वहां न्यू डिमांड है और न्यू सप्लाई है। और इक्वल होते कैसे हैं? वो ये पूरी स्टोरी थी। पहले डिमांड बहुत ज्यादा होती है, रेट बढ़ते हैं, वो रेट सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आके इक्वल होते हैं। ये यहाँ पे चेन इफेक्ट में यही चीज समझाई हुई है। ठीक है, अब तो सप्लाई डिक्रीज होगी, अब उसका भी एक चेन इफेक्ट है। जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो भी आपकी कंट्री की करेंसी पे क्या लग रहा है? डेफिसिट, तभी रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा। बिल्कुल सेम है वो सप्लाई के फैक्टर्स हैं। अब फॉरेनर्स इंडिया आना बंद कर देंगे, अब ये अलग फैक्टर हो गए। पहले हम इंडिया से बाहर जा रहे थे, अब फॉरेनर्स इंडिया में आना कम कर देंगे, सप्लाई कम होगी, इंडिया से बाइंग शॉपिंग कम हो जाएगी, इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे सप्लाई जो है डिक्रीज होगी, और सप्लाई के डिक्रीज होने से भी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, इसका भी चेन इफेक्ट आएगा। वो सेम है, सप्लाई डिक्रीज होगी अदर रीजन से, और सप्लाई के डिक्रीज होने से सप्लाई विल बी लेस देन डिमांड, जिसे बोलते हैं सरप्लस, सॉरी शॉर्टेज। सप्लाई विल बी लेस देन डिमांड, क्योंकि पहले हम बोल रहे थे डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अब बोल रहे सप्लाई इज लेस देन डिमांड, दोनों का मीनिंग तो सेम है ना। तो किसी भी रीजन से डिमांड बढ़े या किसी भी रीजन से सप्लाई कम हो, आंसर तो सेम है ना। मार्केट में क्या क्रिएट हो रही है? शॉर्टेज। जैसे मान लो आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपकी डिमांड आनी बंद होगी, या मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, दोनों केस में लेक्चर शॉर्ट हो गए, दैट इज शॉर्टेज। दो रीजन है, क्योंकि मैंने सप्लाई करनी है और आपने डिमांड करनी है, दोनों में से एक फैक्टर हो जाए या दोनों फैक्टर हो जाए, कई बार दोनों फैक्टर हो जाते हैं।
हम लोग फॉरेन कंट्री जाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, फॉरेनर्स इंडिया आना बंद कर देते हैं, तो वहाँ एक्सचेंज मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। तो खैर किसी भी रीज़न से शॉर्टेज आएगी, आगे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। शॉर्टेज रेट बढ़ाएगा, रेट बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, और उस टाइम जो चेंज आएगा वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। क्योंकि आप माइक्रो में पढ़ के आए हो, जब प्राइस का या रेट का इफेक्ट आता है तो फिर जो इंक्रीज डिक्रीज है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वो क्या है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वापस इक्वल नहीं आ जाती। और इस पूरे पार्ट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है, एग्जाम में ये आता है। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग सुन ली है जो मैंने अगली रिकॉर्डिंग शेयर की थी, लेक्चर नंबर 2, उसमें ये पक्का समझाया होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट है। सोचो बेटा, अगर डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होने से रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है तो अब इसको ऐसा सोचो, हमारा हमारे पास जो $1 ₹70 में बाय कर रहे थे वो हम 80 में बाय करने लग गए। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, किसको फायदा हो रहा है बताओ बस, फॉरेनर्स को फायदा हो रहा है या इंडियंस को? फॉरेनर्स। वो लोग इंडिया से बाइंग ज्यादा कर देंगे, हम लोग फॉरेन से बाइंग कम कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए उनका हर प्रोडक्ट महंगा हो गया। ऐसे मान लो कि पहले जो आईफोन 70,000 का मिलता था, अब वही आईफोन कितने का मिल रहा है, 80 का। तो हम तो आईफोन खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो हमारा इंपोर्ट कम हो गया। जब आईफोन कम खरीदोगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया, इंपोर्ट कम हो गया। ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं फॉरेन गुड्स जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड गुड्स नहीं खरीदूंगा, चाहे वो परफ्यूम हो या वो ब्रांड्स हो, शूज़ हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, हम कम कर देंगे। लेकिन उन लोगों की तो लॉटरी है ये चीज़, वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदेंगे। अब इंडिया का कोई भी सामान जो इंडिया में बन रहा है, मान लो इंडिया में फ्रूट्स बन रहे हैं, तो इंडिया से फ्रूट ज़्यादा खरीदेंगे। जब वो इंडिया से फ्रूट्स ज़्यादा खरीदेंगे तो समझो उनका इंपोर्ट बढ़ गया, और उनका इंपोर्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है। तो इंडिया वाले क्या करेंगे, और ये ऑटोमेटिक होगा, किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होगा। जब अमेरिकन डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका इंपोर्ट कम होगा, अमेरिकन गुड्स विल बी कॉस्टलियर फॉर यू, अमेरिकन गुड्स महंगी हो जाएंगे आपके लिए, और इंडियन गुड्स उनके लिए सस्ती हो जाएंगी। इंडियन गुड्स हमारे लिए तो इंडियन गुड्स उतनी रहेंगी, जैसे मान लो इंडिया में कोई चीज़ अगर 80 रुपीज़ की आती है तो हमारे लिए तो 80 की है, पर उनके लिए सस्ती होगी, क्योंकि पहले वो $1 में नहीं खरीद पाते थे, उनको एक से ज़्यादा $1.2 देना पड़ता था मान लो। अब उनका $1 ही खरीद लेगा, क्योंकि अब उनका $1 उनको कितना दे रहे हैं, 80 रुपीज़। तो यही आपको लिखना है बस, और रीजन वही लेना है, चीपर कॉस्टलियर। डोमेस्टिक करेंसी के लिए, सॉरी डोमेस्टिक कंट्री के लिए फॉरेन की गुड्स महंगी होगी, और फॉरेनर्स के लिए डोमेस्टिक गुड्स सस्ती होगी। इंडिया या अमेरिका नहीं लिखना। इस कारण से हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और जब डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे, इंपोर्ट कम हो रहे, उन दोनों का रीजन अलग से बताया हुआ है, आप एक बार रीड करके ओके कर दो। बिकॉज मेन चैप्टर ओवर हो गया था, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन है अब ये, और एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं आने वाला कि डिमांड के फैक्टर्स, सप्लाई के इक्विलिब्रियम रेट, या मेथड्स के नाम बताओ, एक्सप्लेन, कुछ नहीं आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक आना है वो क्रिएटिव क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। वही लिखो है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग $70 से 80 हो गया। इट मीन्स अब $1 खरीदने के लिए more रुपये चाहिए, और हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान है तो हम उनकी गुड्स क्यों खरीदेंगे, इंपोर्ट कम हो गया, और हमारा
यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि हम उनको गुड्स बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग खरीदेंगे हमसे, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और चाइना में ऐसा ही कुछ हुआ होगा, चाइना ने ये चीज़ जानबूझ के की थी, तो इसलिए वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते थे, डीवैल्यूएशन बोलते थे। तो चाइना ने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू करने से उनकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी, और हर हर कंट्री को फायदा हो गया कि अगर वो चाइना से खरीदेगा, इसलिए चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उससे वो उनकी कंट्री का जो है एक वो थोड़ा एडवांटेज सामने आया कि उनकी अब ग्रोथ होगी, क्योंकि अब हर कंपनी जब चाइना से मंगवाएगी तो चाइना में जाके प्लांट भी तो लगाएगी, चाइना में बनाएगी, वो चीज़ें शुरू होगी वहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आपको रीड करना है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट में जानबूझ के वैल्यू कम किया जाता है, जहाँ एक कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटी वो ये करती है, और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है, फ्री फ्लो के तौर पे होता है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड में होगा, और डिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी। और ये वो केस था, केस स्टडी थी। तो ये यूएसए का एक ब्लेम था चाइना के ऊपर कि आपने डिवैल्यूएशन करके अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है। लिखना हुई है इसमें, गुड्स सस्ती होगी। चाइना को पता है कि अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देंगे डॉलर के सामने या किसी इंडियन करेंसी के सामने, इवन अब देखो इंडिया के लिए एक दूसरे हम बोलते हैं राइवल कंट्री है, दुश्मन है हमारी चाइना, हम लेकिन फिर भी वहीं से गुड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे फायदा हो रहा है। कंट्री की बात कौन सोचता है फिर उस टाइम। और दिवाली दिवाली लाइट्स अगर मुझे सस्ती मिल रही है तो उससे मैं थोड़ी सोचता हूँ कि मुझे मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये सोच रहा हूँ कि कंट्री को क्या नुकसान हो रहा है, वो नहीं सोचते हम, क्योंकि आपको दिवाली लाइट्स सस्ती मिल रही है, वो चाइना से आई है या कहीं से आई है हम इतना सोचते भी नहीं है, वो सस्ती मिल रही है, 80 रुपीज़ की मिल रही है बस। इंडियन इंडियन लाइट्स 300 की हैं उतनी ही, चाइनीज गुड्स कितनी है 80 की। आप कितनी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप 300 रुपये के हिसाब से 10 लाइट्स ले आओ 3000 की, आप 80 रुपीज़ के हिसाब से 10 लेके आओगे 800 रुपये की। हम लोग ये दिवाली तो अच्छी बनाए, आगे देखेंगे चलेंगे नहीं चलेगी बात की, पर 300 और 80 में फ़र्क बहुत है, इसलिए चाइना ने मजबूर कर दिया कि हम उन्हीं से खरीदें। ये पता है कि हमें नुकसान है वहाँ से खरीदने में, हम उनको जो प्रॉफिट करवा रहे हैं उसी प्रॉफिट या उसी पैसे से वो सब चीज़ें खरीद रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान है, या उसी से हमारी आर्मी पे अटैक हो रहा है। वो पैसा कहाँ आ रहा है चाइना के पास, हमसे ही आ रहा है, तो हमसे ही पैसा कमा के हमें ही वो अ, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उनके पास वहीं से तो आ रही हैं। तो ये हर कंट्री का हो रहा है, इसलिए हर कंट्री को पता है लेकिन चुप है हर कंट्री इस चीज़ के ऊपर। अब दूसरा इफेक्ट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर $1 जो 70 का था वो 60 का रह गया। अब ऐसा होने से अमेरिकन गुड्स बिकम चीपर, इसलिए अब हमें अमेरिका से गुड्स खरीदने में फ़ायदा है, बनाने में नुकसान है, जैसे चाइना के साथ हो रहा है। अब इंडियन क्या बोलता है, इंडियन मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है कि इंडिया में लाइट्स बनाने का नुकसान है, क्योंकि वो पड़ेंगी 200 रुपये की, बेचेंगे 300 की, और आपके इंडियन भाई नहीं खरीदेंगे, और कौन खरीदेगा। और किसी कंट्री को बेचोगे तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, वो फिर बोल रहे हैं कि चाइना से 80 रुपये की आ रही है, तुम 300 की बेच रहे हो। अब यहाँ हमें वही चीज़ हो रही है, अगर चाइना की करेंसी सस्ती है तो चाइना से गुड्स हम ज़्यादा मंगाएंगे। अब जब ज़्यादा गुड्स मंगाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। पर ये पहले पूरा वो कंसेप्ट आएगा कि एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। फिर उसके दो रीज़न हैं, ये कब होगा, जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। अब ये हमारे लिए अच्छा कब होगा, जब हम खुद अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, तब अच्छा होगा। जैसे डिमांड कम होगी, आप लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड कम करो, या ऐसा कुछ बनाओ जो वो आपसे खरीदें, तो आपकी कंट्री क्या होगा, एप्रिसिएशन। अब इंडिया में ये दोनों चीज़ें होती ही नहीं है,
हम चाइनीज़ या हम फॉरेन की चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं। चाइनीज़ सस्ती है इसलिए, और फॉरेन की चीज़ों में क्वालिटी ज़्यादा है इसलिए। आईफोन की क्वालिटी सबको पता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता ही नहीं है, इसलिए उसको परचेज़ किया जाता है चाहे कॉस्टली है। तो हमारी डिमांड कम होती ही नहीं। हमें फॉरेन कंट्री घूमने जाना है तो इसलिए डिमांड होती है वहाँ पे। ये हम लोगों का क्रेज़ है, हमें दुबई घूमना है, हमें सिंगापुर घूमना है, ये इस कारण से हमारी डिमांड कम नहीं हो रही। अगर हम सोच लें कि इस जन्म में तो नहीं घूमेंगे, तो आपके ना घूमने से बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। अब वो एक पर्सन की जगह पे अगर सारे लोग ऐसे सोचें, ज़्यादा नहीं, अगर 5 साल के लिए भी आप फॉरेन कंट्रीज़ की चीज़ों को खरीदना बंद कर दो तो उल्टा हो जाएगा, हमारे लिए डॉलर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये अगर हम करें तो है, डिमांड कम कर दो या बंद कर दो, बाहर जाना बंद कर दो, बाहर की चीज़ें। आप ये देख लो कि आईफोन इंडिया इंडिया में बनता है, नहीं नहीं खरीदेंगे। सैमसंग इंडिया में बनता है, नहीं नहीं खरीदेंगे। एचपी इंडिया में बनता है, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। हर प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो, हर चीज़, अगर वो इंडिया में नहीं बनती तो हम पाए नहीं करेंगे, तो इससे डिमांड कम होगी। फिर हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो हम उनको सप्लाई कर सकें, क्योंकि वो लोग तो हमारे पे डिपेंड रहेंगे। अगर इंडिया से कोई भी चीज़ जा रही है तो जाती रहेगी। और ज़्यादा जान चाहिए, जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंडिया में बढ़ेगी। तो ये पार्ट है जिस कारण से हमारी करेंसी में एप्रिसिएशन आएगा, और एप्रिसिएशन का मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन हो जाएगा। अब दो चीज़ों से होगा, जब डिमांड कर्व लेफ्ट और शिफ्ट होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, कम हो गया, सप्लाई वो ये सेम है उसके। फिर वो उसके ऊपर आएंगे वो चेन इफेक्ट्स, यहाँ पे मैं भी ना दिया हूँ, याद ही यहाँ पे ये वही है। नंबर वन, जब डिमांड कम होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, स्टडी अब्रोड नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, वो सब अदर फैक्टर्स हैं, उनको कम करोगे तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगी। इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का क्या आएगा, सरप्लस आएगा। सरप्लस आने से क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। अब कम रेट पे इक्वल कैसे आएंगे, फिर कम रेट पे डिमांड बढ़ेगी जो पहले नहीं बढ़ रही थी अब बढ़ेगी, और सप्लाई कम हो जाएगी, तो एक लेवल पे वो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन वो लेवल पहले से कम होगा, वो आर से R2 नीचे आएगा। इसके दो रीजन है, या तो सप्लाई का बढ़ना रीजन है, या डिमांड का कम होना। बाकी आपने वो प्रीवियस लेक्चर भी देखा होगा, लेकिन ये अभी सेम है बिल्कुल, नहीं देखा तो मैं अभी समझा ही रहा हूँ। उसका क्या इफेक्ट रहेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। क्योंकि अब हमें फायदा है कि हम अमेरिकन गुड्स खरीदें, क्योंकि डॉलर का रेट कम हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। बस एप्रिसिएशन का मीनिंग ये मत ले लेना कि डॉलर का रेट बढ़ गया। एप्रिसिएशन का मीनिंग है 70 का डॉलर 50 का रह गया, सस्ता हो गया। तो एप्रिसिएशन किस में हुआ, डोमेस्टिक करेंसी में, और अमेरिकन गुड्स सस्ती होगी, उनको खरीदो, खुद बनाने से बेटर है वहीं से खरीद लो, इंपोर्ट बढ़ेगा। और वो लोग इंडिया से खरीदना बंद कर देंगे तो नेचुरली हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हम नहीं करेंगे कम, जब वो खरीदेंगे नहीं तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ये हमने वही रीजन जो पहले किए वही सब रीजन है, नया कुछ नहीं इसके अंदर। वैसे उन्होंने दोबारा नया क्वेश्चन बना दिया, बस चैप्टर ओवर है। अब इसके एंड में एक टॉपिक आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। इट इज अ प्लेस वेयर फॉरेन एक्सचेंज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ हम खरीदते बेचते हैं। आरबीआई कंट्रोल करता है इस मार्केट को। आरबीआई खुद नहीं आगे आता, लेकिन जो भी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, मॉनेटरी अथॉरिटी जो भी आगे आती हैं, अगर मनीग्राम है, वेस्टर्न यूनियन बैंक है, जो भी आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनका ये काम है, तगड़ा काम होता है उनका, बड़ा अच्छे लेवल पे, वो फॉरेन करेंसीज को खरीदते हैं बेचते हैं, तो वहाँ पर हम बोलेंगे वो मार्केट है। तो ये सब लोग मार्केट बनाते हैं। अब इंडिया में जहाँ जहाँ खरीदते बेचते हैं वो सब क्या है, मार्केट है। चंडीगढ़ में सेक्टर 35 इसकी मार्केट है। सेक्टर 35 का जो इनर मार्केट है, वहाँ पे कई लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। वहाँ पे ऐसे जैसे बूथ में एक शॉप है, उसके पास उसकी प्रोडक्ट क्या है ये है, तुम बोलो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे देंगे, यूएसए डॉलर वो मिल जाएगा। आपको दुबई जाना है, दुबई की करेंसी मिल जाएगी।
नेपाल जाना, नेपाल की मिल जाएगी। किसी का रेट आपसे ज़्यादा होगा, किसी का रेट आपसे कम होगा। जैसे नेपाल का रेट हमारे से कम है, तो हमारा 1 रुपया वहाँ जाके 1.5 रुपये बन जाता है, 2 रुपये बन जाते हैं। तो वो वहाँ पे हम 100 रुपये देंगे तो वो हमें 150 रुपये दे देंगे। वो नेपाली रुपीज़ होता है, वो मिल जाएगा हमें 150। तो वो मार्केट है। तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ, वो मार्केट क्रिएट करते हैं। और ये फालतू चीज़ है, छोड़ सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। ये फंक्शन आपको मैं आगे समझाता हूँ। ये नहीं पढ़ना, ये बहुत एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। ये दो तरह की मार्केट है बेटा, एक है स्पॉट मार्केट, एक है फॉरेन मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है आप सेक्टर 35 गए, आपने आपने 60,000 रुपीज़ दिए और वहां से आपको $1,000 मिल गए। अगर $1 का रेट 60 रुपीज़ हो तो ये ऑन द स्पॉट ही हो जाता है। एक्सचेंज इज कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, नीड्स के लिए, जब जैसे मुझे आज ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मुझे आज ही चाहिए, तो कल मेरी फ्लाइट है, तो आज मैं सेक्टर 35 जाऊँगा, IC बैंक के पास जाऊँगा, कहीं भी उनको अपने 60,000 रुपीज़ देकर वहाँ से $1,000 परचेज करूँगा। ये स्पॉट मार्केट है जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को हम एक्सचेंज करते हैं और ऑन द स्पॉट वो डन हो जाता है। करंट ट्रांजेक्शन इज डन, बाइंग एंड सेलिंग इज डन। तो फिजिकली 60,000 दे दिए और उनके डॉलर्स ले लिए, और वहां जो रेट फिक्स होगा वो कौन सा रेट होगा? स्पॉट रेट। इसको रीड करो, कुछ नया मिलता है कि नहीं इसमें? सबसे बड़ी मेन बात है कि स्पॉट मार्केट में जो रेट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? प्रिवेलिंग रेट। आज का रेट क्या है? तो हम बोलेंगे आज का ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है 60 रुपीज़, तो इस पे डील हो जाएगी आज के इस रेट पे। इसको स्पॉट रेट कहते हैं। 2 डेज का मार्जिन दिया जाता है, वो तो वैसी बात है कि 2 दिन बाद आप पेमेंट कर सकते हो। चेक अगर आप देते हो, कैश नहीं देते तो चेक को क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं। ये तो है ही है, ये तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन है, इसको रियल टाइम कहते हैं। रियल टाइम में मतलब मैंने जाकर ऑस्ट्रेलियन डॉलर परचेज किया। एक दूसरी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट, जहां पर कुछ भी रियल टाइम में नहीं होता। अब मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं है, मुझे दुबई जाना ही नहीं है, स्टिल मैं इस मार्केट से प्रॉफिट कमाता हूँ। ये शेयर मार्केट जैसा है। यहां पर क्या होगा? मैंने देखो, सपोज अभी है November 30, बाय माई एक्सपीरियंस आई नो जनवरी में रेट बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इस टाइम मान लो 55 रुपीज़ का, आज का रेट हो सकता है इसका। ये मुझे, क्योंकि मैं इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें डील करता हूँ, तो इट्स माई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हम प्रॉफिट कमाते हैं कि जनवरी में रेट बढ़ता है, या तो इनटेक होता होगा स्टूडेंट्स का, वहाँ पे जाते होंगे वो, तो अब ये रेट वहाँ जाके, सॉरी जनवरी में जाके 58 हो जाएगा। तो मैं आज क्या करूँगा, November 30 को एक डीलर को बोलूँगा कि आप मेरे $10,000 बुक कर दो आज के रेट पे। आपको पता है आज का रेट तो कम है, आज का रेट क्या है? 55। कितने हो गए $10,000? 5,50,000 के। लेकिन मुझे 5,50,000 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअल तो जाना नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ना मुझे डॉलर खरीदना है। बस आपको ऐसे बोलना है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे लिए बुक कर दो, मैं इसकी डिलीवरी लूंगा 2 मंथ्स के बाद। आपको 2 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। 2 मंथ्स बहुत होते हैं टाइम चेंज होने के लिए। 2 मंथ्स के बाद इसका रेट आपको पता चेंज होने। अभी आपका गुड लक या बैड लक है कि रेट बढ़ेगा या कम होगा, हमें लगता है बढ़ेगा। तो मैंने 550 का डील लॉक कर दिया। दिए कितने? मार्जिन मनी से 10%। पैसा देना पड़ेगा ना, ऐसे तो आप वापस आओगे ही नहीं अगर नुकसान हो गया तो।
आप उस डीलर को 55,000 रुपीज देकर उनसे 5,50,000 की डील लॉक करवा लोगे। और ये काम हर जगह होता है, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में। अब जैसे प्रॉपर्टी का रेट मुझे पता है 3 मंथ्स के बाद बढ़ने वाला है, तो एक प्रॉपर्टी तुम खरीद के रख लो, पैसे मत दो, सिर्फ उसका बयाना कर दो, जैसे बोलते हैं उसको एडवांस दे दो। तो 5,50,000 का मैंने 55,000 क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। अब क्या होगा, अब 2 महीने बाद मैं डीलर को बोलूंगा कि मेरे $10,000 बेच दो। बोलेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, मैंने कौन सा जाना है, मैं तो वैसे ही बुक कराए थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बोलूँ उसको बेच दो, अब वो बेचेगा। जब ये $10,000 टू मंथ्स का टाइम मुझे दिया जाएगा सोचने के लिए, 2 मंथ्स तक सोच लो, उधर जो कि खरीदने हैं, अपने पास रखने हैं फिजिकली लेके, चाहे तुम जाओ नहीं जाओ उनको उससे मतलब नहीं, या आपको नहीं खरीदने। तो 2 मंथ्स तक मैंने उनको क्लियर कर दिया, मुझे नहीं खरीदने, बस मुझे इसको बेचना है, क्योंकि आपके नाम से बुक है तो आपके ही है, बस आपको मिले नहीं क्योंकि आपने पूरी पेमेंट नहीं की, आपके नाम से बुक हो गए। अब रेट हो गया से 58, तो वो इसको बेच देंगे आपके नाम से 580। अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपने परचेज कितने किए थे 550 के, बेचे कितने में 580। एक्चुअल में ना तो खरीदे ना बेचे हैं, रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं है ये, बस आपके अकाउंट में 30,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अब उनकी जो आपकी जो मार्केट मनी वहां पड़ी थी 55, उसमें 30,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो आपका वहां पे सिक्योरिटी कितने का हो गया, कल को और बड़ी डील क्रैक कर सकते हो, 85,000 के अगेंस्ट आप 8.5 लाख का सामान बुक करा सकते हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना पड़ा, दिमाग चलाना पड़ा। तो पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक आप हार्ड वर्क के थ्रू कमाते हो, एक स्मार्ट वर्क के थ्रू कमाते हो। और ये स्मार्ट वर्क है जहां तुम्हें कुछ नहीं करना और रिस्क भी है, क्योंकि रेट तो कम भी हो सकता है, 56 भी रह सकता है। अगर 56 रेट रह गया तो ₹2 का लॉस हो गया आपको पर डॉलर, सॉरी 56 नहीं, 52 या 53। अब आपका रेट कम हो गया ₹2, तो 55 में बुक कराए थे, 53 में आपने बेच दिए, तो आपको ₹2 का लॉस हुआ। तो डीलर क्या करेगा, 55,000 में से ₹2 का जो लॉस है वो माइनस कर देगा, तो बोलेगा सर आपकी बाकी सिक्योरिटी 35 रहेगी, आपने आगे से डील नहीं करना तो आपके 35 में वापस कर देते, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। शेयर मार्केट में भी ऐसी है, हमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ऐसी यहाँ पे। और यहाँ जो ऐसा करते हैं हम उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। हमारा एक जॉइंट वेंचर है एक तरह से, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बिजनेस है ये वेंचर कैपिटल। तो आपने ये वेंचर कैपिटल लगा दी, ठीक है, अब आप पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखे। और यहाँ जिस रेट पे ट्रांजेक्शन्स एक्चुअल में टेक प्लेस होती हैं, जैसे मैंने एक्चुअल में उनको किस रेट पे बेचा 58 पे या 53 पे, वो रेट कौन सा रेट है, फॉरवर्ड रेट। जब परचेज की थी वो किस रेट पे की थी, स्पॉट रेट पे, उसमें मैंने सिर्फ एडवांस दिया था बस। तो आज का रेट है 55, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, इस रेट पे बुक करवा लो और एडवांस दे दो, मार्जिन मनी बोलते हैं इसको इस बिजनेस में। और फ्यूचर में जाके जो फ्यूचर का रेट है फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड मीन्स आगे का रेट, उस पर बेच दो या उस पर डिलीवरी ले लो, कि 2 मंथ्स के बाद तो करना पड़ेगा ना, या तो बेचो या इसको एक्चुअली परचेज करो। एक्चुअली परचेज करने हैं तो आपको पूरे 550 पूरे करने पड़ेंगे, 10% दे चुके हो, 90% और देना पड़ेगा। फिर आप इनको खरीद के रख सकते हो कि फ्यूचर में जब रेट बढ़ेगा तब बेच देना। फिर तो आपने खरीद के रख ली और इस मार्केट से बाहर आ गए, फिर 2-3 महीने बाद जब रेट बढ़ता है तो आप बेच दो, पर आपको वो पूरे पैसे लगाने पड़ेंगे फिर 100%। लेकिन जब बेच रहे हो तो फिर आपको लॉस प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अब आपका लॉस प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, मान लो आपका लॉस ज्यादा हो गया, वरना ये डाउट है आपका। सर मेरा ये डाउट है कि अगर आपके मतलब आपके नाम पे है ही नहीं तो आपको प्रॉफिट क्यों मिल रहा है मेरे मतलब नाम पे उसमें? नहीं है क्यों, आपने पैसे तो पूरे दिए ही नहीं। क्योंकि ये 55,000 दिए मेरे मेरे नाम पे ही है।
55,000 मेरे नाम से चल रहा है वहाँ पे। बुक कराना इसी को बोलते हैं। बुक का मतलब ये तो नहीं कि आपको पूरे पैसे देने हैं। तो यही होता है हमेशा, वेन्यू बुक कराते हैं जब हम, तो ये थोड़ी मैरिज का पूरा पैसा दे देते हैं। ठीक है, आपने बोला कि 2 महीने बाद हमारे यहाँ मैरिज होनी है, हम आपका वेन्यू बुक करते हैं, तो डील फिक्स होती है 15 लाख में, तो आपको भी सिर्फ 1 लाख ही तो देने हैं। अब 1 लाख में आपका वेन्यू बुक हो गया, 15 लाख नहीं देने हैं। 15 लाख तब देने हैं जब आपने वहां मैरिज की। आप 2 महीने बोल दो हमारी मैरिज कैंसिल होगी, नहीं कर रहे, हम कोई और कर रहे हैं, हमारी मर्जी, जहाँ मर्जी करें, बोले जाओ, फिर आपका 1 लाख वापस नहीं होता। उनके पास आपका 1 लाख है। लेकिन अगर आपको मैरिज करनी है तो आपके नाम से बुक है ना वहाँ। उस दिन कोई और कैसे मैरिज कर लेगा जब तक आप मना नहीं करते। आप तो बारात लेके पहुंच जाओगे वहाँ, सबको लेके, और वहां देखोगे तो कोई और मैरिज हो रही है, तो हो नहीं सकता ना। आपके नाम से बुक है, तो वो जब तक आप मना नहीं करते वो आपके लिए वेट करेंगे। तो वो 1 लाख की जगह पे 50% मांग लेते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि 1 लाख तो कोई भी सेक्रीफाइस कर देगा। तो इसलिए बुकिंग जिसके नाम पे है वो उसी की होती है। मैं 50 लाख की गाड़ी 50,000 दे के भी बुक करा सकता हूँ, बुक करा दो गाड़ी, लो या ना लो आपकी मर्जी है। अब यहाँ तो आपको पता है कि हम गाड़ी खरीदेंगे ही, पर ये जो मार्केट है यहाँ पे हमें फॉरेन एक्सचेंज कभी खरीदनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी हर महीने दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर मैं हर कंट्री की करेंसी से क्या कमा रहा हूँ, प्रॉफिट। और वो एक टाइम गैप से कमाया जा सकता है, क्योंकि आज का रेट तो 55 है। आज तो अगर आपको खरीदनी है रियल टाइम में तो 55 ही मिलेंगे, और 55 पे आप खरीद के रख सकते हो अपने पास। पर अगर आपको पूरे पैसे नहीं लगाने तो एक मार्केट मिलती है आपको, जहां आप बिजनेस कर रहे हो। जब सेल हो रहा था तो आपके 55 थे आपको वापस। डिफरेंस आएगा ना, कि आपने 58 पे बेचा, 55 पे आपने खरीदा, तो ₹3 का प्रॉफिट हो गया। आपने $10,000 बुक कराए थे, तो आपका प्रॉफिट 30,000 है। एक्चुअल में ना तो हमने खरीदा था, ना हमने बेचा है, हमने सिर्फ एक लॉटरी खेली है। इसी को लॉटरी बोलते हैं, कि मेरे नाम से बुक कर दो, तो वो आपके नाम से बुक हो गई। बुक हुए सिर्फ, डॉलर कुछ नहीं है वहां पे, एक सर्वर है जहाँ पे हमने बुक करा दी है। इसलिए एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए ये गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये तभी कर सकते हैं जब हम, अगर तो आपने एक्चुअली खरीद के रख लिए, फिर तो आप बाद में बेचो ना बेचो आपकी मर्जी है। तो स्पॉट मार्केट क्या है, जहां आप मार्केट जाते हो, 55 रुपीज के हिसाब से $10,000 खरीद लाते हो, और 5,50,000 दे के आ जाते हो, फिर आपके ऊपर कोई बाइंडिंग थोड़ी ना है। अब लाइफ में कभी भी रेट बढ़ेगा, बेच देना, आपके घर पे पड़े हैं, पेरिशेबल थोड़ी ना खराब हो जाएंगे, पड़े रहेंगे। पर उसके लिए आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, और ये वही करेगा जिसको एक्चुअली जाना है ऑस्ट्रेलिया, वो खरीद के वहां जाएगा और वहां पैसा खर्च करके आ जाएगा। बिजनेस करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इसका एक एडवांस देना है, 10%, 5%, वट एवर, और आपके नाम से बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बेचते वक्त आपको एक टाइम मिलेगा, 2 महीने का, 1 महीने का, तब जो रेट होगा वो फॉरवर्ड रेट है। ये 58 क्या है, फॉरवर्ड रेट, और इस मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, ऐसे कमर्शियल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैंने आपको एक ऑफर दिया और लिख दिया लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, कि आप मुझे फ़ोन करोगे और मुझे रिस्पॉन्स दोगे, तो रिस्पॉन्स तो फ्यूचर में आएगा ना, आप सोच के बताओगे। तो इस मार्केट में सोचने का टाइम मिलता है, 2 महीने का, 1 महीने का, फिर हम सोच के बता देते हैं कि नहीं हमें रखने नहीं है, हमें बेचने हैं, निकाल दो इसको। तो ये काम डीलर्स करते हैं। एक्चुअली ना आपने खरीदे ना बेचे, ना उनको खरीदने पड़े, आपके आपके बिहाफ पे एक बुक एंट्री है। अगर मान लो रेट नहीं बढ़ा, रेट 55 का 55 ही रहा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कम हो गया 53, तो वो दो ऑप्शन देंगे कि या तो खरीदो अब,
तो खरीदने किस रेट पे पड़ेंगे 55, या इसको बेचो, फिर बेचो किस रेट पे 53 पे, क्योंकि परचेज स्पॉट रेट पे किए थे, बेचे हैं फॉरवर्ड रेट। तो अब आपके ऊपर है, या तो 20,000 का लॉस है लो, या 55 के हिसाब से खरीद के रख लो, आज मत बेचो, रुक जाओ भी। जिनके पास पैसे होते हैं वो खरीद के रख भी लेते हैं, वो फिर 4-5 महीने बाद जब फिर अगेन रेट बढ़ता है तब बेच देते हैं। तो ये डिपेंडेंट है। फिर जब आप एक्चुअल खरीदोगे तो फिर वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन बन जाएगी। यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए हम एक प्राइस को लॉक कर रहे हैं, लॉक कर दिया, फिर उस प्राइस को डिस्चार्ज कर दिया। क्लियर अब आपको? तो ये एक 1 आवर का लेक्चर है जो मैंने कहा था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में था नहीं ये लेक्चर स्पॉट और, ठीक है, पर एज ए डाउट था आज तो मैंने डिटेल में करवा दिया। आपको डाउट पड़ा चाहिए, ठीक है? किसी और का कोई डाउट है या नहीं समझ आई बात? कोई और माइंड में आ रहा है क्वेश्चन? बट अगेन आपको एग्जाम में नहीं आएगा इसका कोई क्वेश्चन, ये सब फालतू चीज़ें हैं। एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन बनता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, और फिर उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे इफेक्ट, इम्पोर्टेंट वाला। बाकी तो कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमने सारा कर लिया, कोई इशू नहीं होगा। बाकी जब आप इसके एक्स्ट्रा पार्ट में जाओगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, मत करिए उसको। हाँ ये जरूर किया करो हर चैप्टर के एंड पे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कभी भी आप खुद पढ़ सकते हो, डाउट्स ला सकते हो। बट आपने अभी इन 8 मंथ्स में कोई डाउट लेके आए नहीं, मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे होगे। नहीं तो अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो तो आपके डाउट्स यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए। इतने क्वेश्चन करने के बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा। अब अगर आप ये 200-300 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो एक क्वेश्चन करने के काबिल बन जाते हो जो आएगा इस चैप्टर से। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता नहीं है, तो ऑन द स्पॉट फिर हम वहाँ पे आंसर निकालते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन 72 ही बने, तो पूरी यूनिट के क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन हैं। एक्स्ट्रा पार्ट दिखाता हूँ आपको मैं, एंड में आएगा। एक तो ये करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, पहले भी आया हुआ चैप्टर के बीच में, नहीं तो वो सिर्फ मीनिंग आया था, ये डिफरेंस आया है, ये जरूर करना है आपने। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने है, अब अल्टीमेटली जो टेस्ट पेंडिंग है आपके मैक्रो के वो हो जाएंगे शुरू। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, इनके डिफरेंसेस आपको करने हैं। ये वाला पार्ट, क्रोलिंग पैक सिस्टम, एडजस्टर पैक सिस्टम, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, नीर है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये सब चीज़ें आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। रियल एक्सचेंज रेट है, ये इसी स्पॉट, ये मार्केट किया ना हमने, इसी मार्केट में अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वो डिटेल में नहीं है मार्केट आपके लिए। बस इतना है कि एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग वो 2 तरह की होती है, एक स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। बहुत एक्स्ट्रा में जाके आप उसके फंक्शंस पढ़ सकते हो जो हमने स्किप कर दिए थे बीच में। ये वाले, ये जो मैंने आपको समझाया वो हेजिंग फंक्शन था। एक्सचेंज मार्केट में हेजिंग फंक्शन अलाउ करती है कि हम आज खरीद के रख लें, मतलब पेमेंट ना करें, सिर्फ एडवांस दे दें, और एक्चुअल डिलीवरी 2 महीने बाद ले लें, या उस पर प्रॉफिट लॉस खेल लें, प्रॉफिट लॉस कर लें। ये इसका हेजिंग फंक्शन है। और ऐसा करने के लिए आपको लोन्स वगैरह चाहिए, तो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर हमें किसी भी ट्रस्ट नहीं है तो हम उसे लिखवा के रख लेते हैं अपने पास। तो बहुत से बैंक्स इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, वो आपको क्रेडिट देते हैं इसके लिए। अगर मुझे 1 करोड़ के डॉलर्स खरीदने हों तो उसके लिए मुझे 10 लाख चाहिए एडवांस, तो 10 लाख का मुझे लोन मिल जाएगा। तो लोन लेके भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो ये मार्केट आपको
क्रेडिट फंक्शन भी देती है और आपको प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए हेजिंग फंक्शन भी देती है। ट्रांसफर फंक्शन तो यही है कि इफ व्हेन सम ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ टू कंट्री टेक्स प्लेस, ये वही एक्चुअल वाला है फंक्शन कि ट्रांसफर होता है, मीन्स $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, तो हम 60 रुपीज़ दे देंगे, $1 खरीद लेंगे, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी। वो तो मेन है ही है, वो तो पूरा चैप्टर ही है ना कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करते हैं, हम घूमने तो जा रहे हैं ना वहाँ, हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज करने जा रहे हैं। परचेजिंग पावर की क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। आप इंडियन रुपीज देकर जब यूएसए डॉलर खरीदते हो तो आपके पास यूएसए की क्या आ गई, परचेजिंग पावर आ गई, क्योंकि यूएसए में इंडियन रुपीज लेके घूमते रहोगे चलेंगे नहीं वहाँ पे, आपको उनकी परचेजिंग पावर खरीदनी पड़ेगी। तो वहाँ की कंट्री की परचेजिंग पावर यूएसए डॉलर में है, इंडियन रुपीज में नहीं है, तो हम परचेजिंग पावर का एक्सचेंज कर रहे हैं। और ऐसा एक्चुअल में करोगे तो वो स्पॉट मार्केट बन जाती है, ये बन गया स्पॉट मार्केट। और अगर फ्यूचर में करोगे तो क्या बन गई, वो फॉरवर्ड मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो फ्यूचर में होंगी। और ऐसा करने के लिए आपको क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट मिल सकता है। तो अब समझ आ जाएगी चीज़, पहले नहीं आती अब आ जाएगी, ठीक है। फंक्शंस और स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, तो ये था पेंडिंग पार्ट जहाँ आपको डाउट आ सकता था, या आपने रिकॉर्डिंग सुनी है तो भी कवर हो गया होगा। एनीथिंग एल्स नाउ, काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन है, किसी डाउट है तो बताइए। ठीक है जी।